हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने पीछे क्लास में बात की है हैव टू हैव वर्ब के बारे में। और दोस्तों, टू हैव वर्ब में अगर हम आज आगे बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में पीछे की सारी क्लासें देख लें। और इससे आपकी और हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी और आपको अच्छा आगे समझ में आता रहेगा जो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे क्लास में बात की थी, जब ऑब्लिगेशन के द्वारा फ्यूचर टेंस का भाव प्रकट होता है, यानी जब ऑब्लिगेशन के द्वारा फ्यूचर टेंस का भाव प्रकट होता है, टेंस का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जाना था कि हम सब्जेक्ट प्लस विल सेल, अगर मैंने ये भी जाना था आई वी अगर आता है तो सेल का प्रयोग करते हैं, और अगर बाकी अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर आता है तो विल का प्रयोग करते हैं। और प्लस हमने क्या जाना था, हैव प्लस इन्फिनिटिव प्लस वी की जीरो फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने कल जाना था, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जाना था कि मुझे जैसे कि जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये जाना पड़ेगा यानी पड़ेगा हमको किस भाव का देता है, फ्यूचर टेंस के ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता का भाव देता है। किसी काम के लिए हमको जाना पड़ेगा यानी क्या है, बाध्यता दिखाता है कि जाना पड़ेगा, मतलब जाना नहीं चाह रहा होगा लेकिन उसको जाना पड़ रहा है या पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या देखेंगे, अगर सब्जेक्ट इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट का हो गया आई, और आई हमारा आई और वी के साथ मैंने बताया है कि सेल का प्रयोग करेंगे, तो आई सेल, और प्लस हैव, और इन्फिनिटिव के तौर पर हमारा टू आता है, आई सेल हैव टू गो। दोस्तों, जब इन्फिनिटिव आता है तब हम वी की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमने कल जाना था। अब दोस्तों इसके आगे हम आज जानेंगे कि जब ऑब्लिगेशन के द्वारा पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट होता है, यानी जब ऑब्लिगेशन के द्वारा पॉसिबिलिटी यानी संभावना का जब भाव प्रकट होता है, तब हम इसको नोट कर लीजिए। ये आज हम जब जब ऑब्लिगेशन के द्वारा पॉसिबिलिटी का भाव यानी संभावना का पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम इस स्ट्रक्चर को हम किस फॉलो करते हैं, अरे पॉसिबिलिटी का भाव
प्रकट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि जैसे सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, में, सब्जेक्ट में प्लस हैव, सब्जेक्ट में प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने क्या देखा था, यहाँ पर विल सेल का प्रयोग था, कब, जब ऑब्लिगेशन केवल था, और फ्यूचर एक्शन का भाव, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जबकि पीछे हमने क्या देखा था कि फ्यूचर एक्शन का भाव हम देखे थे। फ्यूचर एक्शन का भाव हम देखे थे, और अब हम क्या देखते हैं, जब ऑब्लिगेशन है और पॉसिबिलिटी यानी संभावना का भाव जब प्रकट होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। जैसे सब्जेक्ट में हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्ब आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। और हम अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी इसका एग्जाम्पल लें, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें सकता है तो हमारा ऑब्लिगेशन हो गया, लेकिन जैसे इसमें क्या है, सकता है, लेकिन सकता है, लेकिन इसमें हमारा हमको एक और भाव देखने को मिलता है, वो है क्या, पॉसिबिलिटी को। मतलब ये श्योर नहीं है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए वो कह रहा है कि हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो हम जैसे अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। में दोस्तों अभी हम आपको क्या मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो है मॉडल नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको सिर्फ हैव के बारे में, मतलब हमारा क्या चल क्या रहा है सब्जेक्ट, टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब, इसलिए हम अभी केवल हम हैव वर्ब पर ही नोटिस करें, आगे हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। यू में वेट, यू में हैव, क्या अब आगे क्या ले लेंगे, हैव, यू में हैव और प्लस इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव हमारा क्या आएगा, टू, यू में हैव टू वेट, वर्ब क्या है हमारी, इंतज़ार, और इंतज़ार को हो गया वेट। मैंने दोस्तों बताया है जब भी इन्फिनेटिव आएगा तब अपने साथ क्रिया की हमेशा बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल करें, आज बारिश हो सकती है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, आज बारिश हो सकती है, यानी आज बारिश हो सकती है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इट इज, इट में, इट इज बता दिए सॉरी, इट में हैव टू, क्योंकि हमारा हैव तो आएगा ही, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। इट, क्योंकि इसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो में है, इट में हैव टू रेन,
हैव टू बी रेन टुडे। दोस्तों क्या होगा, इट मे हैव टू बी रेन टुडे। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि ऑब्लिगेशन तो है लेकिन पॉसिबिलिटी का भी भाव देखने को मिलता है। अब दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे जाना पड़ सकता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मुझे क्या हो जाएगा, आई। और हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लगा लिए, तो अब क्या करेंगे, मैं, क्योंकि मैं आ जाएगा, आई मे हैव टू, आई मे हैव टू गो, यानी मुझे जाना पड़ सकता है। दोस्तों हमने यहाँ समझ लिया होगा कि जब ऑब्लिगेशन के द्वारा पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट होता है तब हमारा स्ट्रक्चर क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। और इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल के जैसे हमको क्या देखने को, ऑब्लिगेशन यानी सकता है, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्लिगेशन है। उसको आपको इंतज़ार करना, अब वो उसको इंतज़ार करने की शौक़ थोड़ो थी, लेकिन अगर वो जाए इंतज़ार करने की शौक़ तो है नहीं उसको, तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन, क्योंकि उसको इंतज़ार करना पड़ सकता है भाई। अब उसके साथ पॉसिबिलिटी की बात ये हो जाती है कि अब वो जो कहने वाला है वो श्योर भी नहीं है, यानी स्पीकर ये बात के लिए श्योर नहीं है कि आप अगर वहाँ वेट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके लिए श्योर नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो यू में आ गया किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, हैव टू किसके लिए आ गया, ऑब्लिगेशन के लिए, और वेट हमारा क्या है, वर्ब। और वेट की हम बेस फॉर्म इसलिए यूज करें क्योंकि उनके आगे इन्फिनेटिव लगा हुआ है। और हम यहाँ तक समझ लिए होंगे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यूज में हमको क्या देखने को मिलता है, जब हैव वर्ब के द्वारा म्यूचुअल रिलेशन, अर्थात म्यूचुअल रिलेशन का मतलब पारस्परिक संबंध या अधिकार का भाव भी प्रकट होता है। यानी कहने का मतलब है कि अब हमको जो टू हैव वर्ब है हमको म्यूचुअल रिलेशन या अधिकार के बारे में भी दर्शाता है। कैसे देख जानेंगे दोस्तों, जैसे सब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड और प्लस ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर इसका यूज कैसे करें, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, यानी ये क्या दिखाता है, एक अधिकार के मतलब एक अधिकार या एक संबंध दिखाता है कि मेरे पास एक किताब है। तो ऐसे वाक्यों का हम अगर प्रयोग कैसे करेंगे, अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो इसमें सब्जेक्ट का है मेरे, यानी इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। और अब हमको इसमें से चुनना है हैज, हैव, हैड में। तो किताब है यानी वर्तमान की बात हो रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्टिव एस्पेक्ट है। तो हम इसमें हैज, हैव या हैज का एस इसमें से एक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हेड का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हेड हमको पास्ट परफेक्टिव एस्पेक्ट के बारे में दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम सीधी सी बात है हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव हो गया, और आ बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आ बुक।
आई हैव अ बुक। मैंने दोस्तों बन गया ये सेंटेंस, आई हैव अ बुक। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, वह दो भाई है या उसके दो भाई हैं, बात दोनों है, यानी वो दो भाई है या उसके दो भाई हैं या वो दो भाई रखता है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि म्यूचुअल रिलेशन की बात हो रही, तो इसको भी वह या उसके के लिए हमको क्या आ जाएगा, ही आ गया सब्जेक्ट। अब हमको भाई हैं यानी वर्तमान का, तो सीधी सी बात है हैज या हैव में से प्रयोग होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे। ही हैज, ही हैज टू ब्रदर। ही हैज टू ब्रदर। अब मैंने देख लिया, टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स, यानी ही हैज टू ब्रदर्स। और अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास एक किताब थी, यानी पास्ट की बात है, तो हम पास्ट एस्पेक्टिव में लगाएंगे हैड। और ऐसी स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, मेरे का हो गया आई और फिर लगाएंगे हैड। हैड हमारा क्या दिखाया, म्यूचुअल रिलेशन। और आ बुक, आई हैड, सॉरी हैज लिख दिए, आई हैड अ बुक, यानी ये पास्ट एस्पेक्टिव में दिखाता है, मेरे पास एक किताब थी, यानी आई हैड अ बुक। तो हमने क्या जाना दोस्तों, म्यूचुअल रिलेशन में कि या तो अधिकार की बात होती है या तो हमारा संबंध दिखाता है। ऐसी स्थिति में हम हैज हैव हैड यानी टू हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमारा यूज 4 था और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम इसका नेगेटिव बताएंगे। नेगेटिव दोस्तों इसका 2 तरह से बनता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब बात हम इसके नेगेटिव की करते हैं। जैसे हमने देखा है पीछे, सब्जेक्ट हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मेरे पास किताब है, तो क्या लगाया था, आई हैव अ बुक। उसका स्ट्रक्चर ये है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव की, तो इसका नेगेटिव 2 तरह से बनता है। वो 2 तरह से कौन से हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हैड, इसमें से एक का हमका यूज करना है, प्लस नो या नाउन। और आप लोगों को दिखता होगा कि हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए, बात कर रहे हैं 2 नेगेटिव की। तो दोस्तों 3 स्ट्रक्चर हम इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, नो प्लस नाउन है। और हम इसमें क्या देखते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव हैड प्लस नॉट है, यानी नॉट जब भी आएगा तो नाउन से पहले एनी, नाउन और नॉट के बीच में एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। हम इसके नॉट और नो के बारे में आगे बात करेंगे जब हम एडवर्ब वगैरह जब पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नो एक डिटर्मिनर है जबकि नॉट एक क्या है, एडवर्ब है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हम नाउन से पहले लगाएंगे तो एनी का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट हैज हैव हैड नॉट प्लस एनी प्लस नाउन। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नो प्लस नाउन, यानी अगर नो लगाएंगे तो डायरेक्ट नाउन लगा देंगे, अगर नॉट लगाएंगे तो एनी प्लस नाउन लगाएंगे। और दूसरा जो हमारा है टाइप, सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एनी प्लस नाउन, यानी हम क्या देखते हैं कि हमारा 2 प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। और इस 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में आप लोग सोचते होंगे कि दोस्तों इसको हम रिप्लेस डू डज डिड से क्यों करते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक अपनी नोटबुक में वहीं पर लिख लीजिएगा कि हैज हैव हैड का जब पॉजेसिव केस होता है वो हमारा डू डज डिड ही होता है। अब हम आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि अब पॉजेसिव केस क्या होता है। और दोस्तों ये जो डू डज डिड है ये हमारा हैज हैव हैड का
पॉजेसिव केस होता है, इसलिए हम इसको दो टाइप मानते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास किताब नहीं है, यानी बनाएं अगर कैसे, तो सब्जेक्ट की अगर फॉलो करें, सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर मेरे पास किताब नहीं है, यानी आई, और किताब नहीं है यानी प्रेजेंट का आस्पेक्ट परफेक्ट टेंस का टेंस है ये। तो हम हैज या हैव में से लगाएंगे तो आई के साथ हैव आता है, आई हैव, आई हैव। अब नॉट लगाना है तो हम क्या करेंगे, आई हैव नो बुक। ये हमारा कैसा बन गया, पहला स्ट्रक्चर बन, सॉरी बुक की स्पेलिंग, बुक। ये हमारा क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर आप चाहो इसको तो नॉट लगा के भी बना सकते हो, नो लगाया है नॉट लगा के बना सकते हो, यानी आई हैव नॉट एनी बुक। आई हैव नॉट एनी बुक, हमने एनी अगर नॉट लगाया तो एनी लगा दिया। अगर हम अब इसको दूसरे टाइप की बात करें तो हम दूसरे टाइप में कैसे बनाएंगे, ये हमारा था एक ही टाइप, लेकिन नॉट और नो में बताया दिया डिफरेंस इसमें क्या है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप हमारा कैसे बनेगा, आई के साथ डू आता है। दोस्तों जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे डू डज किसके साथ कब आता है। आई, यहाँ पर समझ लो आई के साथ जो प्लूरल होता है उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है, जो सिंगुलर होता है सब्जेक्ट उसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर हम आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, आई डू नॉट। अब डू डिड डज डिड में से एक प्रयोग कर लिया प्लस नॉट, और इसमें क्या होता है, हैव लगाना पड़ता है, हैव की बात करनी पड़ती है। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी बुक। दोस्तों हमने क्या देखा, आई हैव नो बुक, आई हैव नॉट एनी बुक, ये हमारा एक टाइप का सेंटेंस था। आई डू नॉट हैव एनी बुक हमने देख लिया दोस्तों। और बात अगर एग्जाम पर्पज की करें तो दोनों सही हैं, दोनों प्रकार के सही हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। उसी का हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव, नहीं है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। और अगर इसी का हम नॉट करके बनाए अगर, तो कैसे बनेगा, आई हैव नॉट एनी मनी। आई हैव नॉट एनी मनी। और अगर हम इसका दूसरा टाइप का यूज करें तो ये कैसे बनेगा, आई डू नॉट हैव, मैंने बताया ना पीछे स्ट्रक्चर में कि हैव भी आएगा इसके बाद, आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। और अगर हम बोल दूसरा टेंस की बात करें, मेरे पास खाली समय नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और इसी जब वाक्य पढ़ लीजिएगा तो आप लोग अपने आप से भी वाक्य खूब बनाइएगा, या जितना ज़्यादा बनाएंगे आप उतना ही ज़्यादा समझ लो कि स्पीकिंग लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मेरे पास खाली समय नहीं है, हम तो लगभग बोलते ही रहते हैं आपस में, तो कैसे बनाएंगे, अगर इसका पहला टाइप का यूज करें,
तो मेरे के लिए हो गया आई हैव, आई हैव नो, आई हैव नॉट, आई आई मेरे पास खाली समय नहीं है की जगह पर हम कर दें था, क्योंकि प्रेजेंट का तो हमने पढ़ लिया, तो हम पास्ट का कर लेते हैं। आई हैव नहीं था, खाली समय नहीं था। आई हैव की जगह पर हैड कर देते हैं। आई हैड नो लीजर टाइम, आई हैव नो लीजर टाइम। अगर इसी को हम अगर नॉट करके बना लें, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट एनी लीजर टाइम। यानी मेरे पास खाली समय नहीं था। आई हैड नॉट एनी लीजर टाइम। अगर इसका टाइप 2 की बात करें, जब हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, तो आई डिड नॉट, क्योंकि पास्ट है इसलिए डिड का प्रयोग किए। आई डिड नॉट हैव एनी लीजर टाइम। आई डिड नॉट हैव एनी लीजर टाइम। अब हमने समझ लिया होगा दोस्तों कि हमारा जब हम बात इसकी कब करते हैं, जब हमको देखने को मिलता है कि ऑब्लिगेशन के द्वारा, ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, जब हमको अधिकार यानी म्यूचुअल रिलेशन में बात कर रहे होते हैं, और जब हम उसके नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव मुख्यतः दो ही प्रकार से होते हैं। वो मुख्यतः दो प्रकार के कौन से होते हैं? या तो हम हैव लगा के बना दें, सीधे सीधे हैव नॉट लगा के बना दें, या फिर हम डू या डज या डिड का प्रयोग करें। हैड हैव का प्रयोग करके बना सकते हैं, हैड हैव प्लस नॉट, और इसके बाद या तो डू डज डिड प्लस नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। डू डज डिड जो हमारा होता है हैव हैज हैड का क्या होता है? पॉजेसिव केस होता है। और दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। अब हम नेक्स्ट यूज की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट यूज हमारा क्या कहता है? हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। यानी दोस्तों अभी तक हम किसी न किसी रूप में या तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखा है, और या तो फिर हम अब म्यूचुअल रिलेशन के भी पीछे देखा है, जैसे म्यूचुअल रिलेशन में भी यूज किया जाता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब में यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे? मेन वर्ब के लिए। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब एक क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब की सहायक होती है, इसलिए इसको सहायक क्रिया भी बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। और मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है। और मैंने जो मेरे पीछे की क्लास देखे हैं उनको बताया है मैंने कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है पैसिव वॉइस में, और जो मेन वर्ब होती है वो होती है एक्टिव वॉइस में। यानी इसके रूप बदलते रहते हैं, जैसे प्रेजेंट में कुछ और है तो पास्ट में कुछ और है, और फिर इस तरह से। यानी अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो होती है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं होती, इसलिए इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं और उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और
अब हम देखते हैं जैसे कि हैज हैव हैड के ये ऑक्सिलरी वर्ब होने के बाद बावजूद भी मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं। यानी हैज हैव हैड का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब का कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, और जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ टेक होता है। टेक मतलब होता है लेना या ग्रहण करना, टेक। और जैसे कि दोस्तों, टेक, टेक्स, जब हम टेक का सिंगुलर बनाते हैं तो ई एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब में, तो क्या हो जाता है हमारा सिंगुलर। तो टेक में अगर ई एस यस या ई एस लगा देते, ये ई एस लगाने से हमारा क्या हो गया सिंगुलर। और अगर इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, अभी हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया नहीं लेकिन आगे बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इतना हम बता सकते हैं कि मेन वर्ब यहाँ पर कि जो मेन वर्ब होती है उसमें अगर आईएनजी लगा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। और दोस्तों, और हम आगे हम देखते हैं टूक, ये हमारी सेकंड फॉर्म, टी डबल ओ की टूक जो होती है ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है और टेकन हमारी थर्ड फॉर्म होती है। अगर हम इसको हैव के रूप में देखें तो टेक की जगह पर हैव हो सकता है, टेक्स की जगह पर हैज हो सकता है। यानी हैव, हैज, हैज हमारा क्या है सिंगुलर है और हैव हमारा क्या है प्लूरल है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो टेकिंग है यानी टेक में आईएनजी लगा देने से जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है तो ये केवल हैविंग होता है। एक भाई साहब को पढ़ा रहे थे तो वो उन्होंने प्रेजेंट के साथ उन्होंने जो सब्जेक्ट सिंगुलर था उसके साथ हैजिंग कर दिया। तो दोस्तों हैजिंग नहीं होता है, हैज रहता है। लेकिन अगर हम इसका पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैज नहीं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, साथ में उसके हैविंग ही रहेगा। और टूक का हेड हो जाता है, यानी हेड इसका सेकंड फॉर्म और फर्स्ट थर्ड फॉर्म दोनों एक रहता है, तो इसलिए टूक और टेकन का हेड और हेड ही रहता है। दोस्तों हमने समझ लिया होगा और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, मैं दोपहर का खाना 2 बजे लेता हूँ। तो बनाने को तो देखो बन ऐसे भी जाता है, आई टेक लंच एट। दोस्तों समय हमेशा प्रीपोजिशन एट लेता है। 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock, 2। और अगर दूसरा टाइप अगर इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव, टेक की जगह पर क्या हो जाएगा हैव, आई हैव लंच एट 2 o'clock। यानी हमने देखा कि आई टेक लंच एट 2 o'clock, तो ये हो गया टेक। और हैव का भी मतलब होता है ग्रहण करना या लेना, तो आई हैव लंच एट 2 o'clock, यानी मैं दोपहर का खाना 2 बजे लेता हूँ। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो वह सुबह में नाश्ता लेता है, यानी वह सुबह में नाश्ता लेता है। तो हम देखते क्या हैं, ये हम दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। आई आया इसलिए इसकी क्रिया में यस या ईएस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल का ये भाव देता है, ये सिंगुलर का है, तो सिंगुलर में हम क्या देखेंगे ही अब लेता है, टेक्स ईएस लगा देंगे, टेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है ही के साथ। अगर इसको सिंगुलर बनाएंगे तो ईएस लगाना पड़ेगा, तो टेक्स हो गया, ही टेक्स
सुबह में नाश्ता, तो दोस्तों सुबह के नाश्ते के लिए होता है ब्रेकफास्ट। ही टेक्स ब्रेकफास्ट। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ही हैज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता ले रहा हूँ, यानी मैं नाश्ता ले रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग क्योंकि आई एन जी इसलिए लग जाएगा क्योंकि नाश्ता ले रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। और अगर चाहो तो आप ऐसे इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। और अगर हम बात करें मैं नाश्ता ले चुका हूँ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है ये, क्योंकि नाश्ता ले चुका हूँ, चुकी हूँ तो उसी में आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड। दोस्तों मैं नाश्ता ले चुका हूँ, आई हैव। अब इसमें परफेक्ट में क्या होगा, नाश्ता लेना का, तो आई हैव टेकन, क्योंकि टेक की थर्ड फॉर्म यूज होगी, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। और अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई हैव। अब दोस्तों थर्ड फॉर्म हैव की क्या बताया था मैंने पीछे, मैंने बताया था हैड और हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक होती हैं, इसलिए यहाँ पर हैड आ जाएगा, हैड ब्रेकफास्ट। और अब अगर हम बात करें मैं नाश्ता ले चुका था, यानी पास्ट टेंस का टेंस है ये, पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टेकन, क्योंकि पास्ट का है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। और अगर इसको हम अगर हैज हैव में प्रयोग करें हेड में, तो आई हैड, ये हो गई हेड हमारी क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारी हेड हो गई थर्ड फॉर्म किसकी, लेने की, टेकन की। आई हैड ब्रेकफास्ट। दोस्तों यहाँ हेड इसलिए हुआ क्योंकि हेड तो हो गया पास्ट टेंस का है ये, इसलिए हेड आ गया, और ये हेड टेकन की थर्ड फॉर्म है, यानी हेड सेकंड और थर्ड फॉर्म एक होती है, तो ये हो गई हमारी क्या, मेन वर्ब, ये हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऐसे ही देखेंगे कि इसमें हैव हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, और टेकन हमारा तो हो गया मेन वर्ब, और यहाँ हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ हेड हमारा हो गया मेन वर्ब। तो हमने समझ लिया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब का कार्य करता है। दोस्तों नोट कर लो इसको।
दोस्तों अब हम रिमार्क में नोट कर लें कि जब पोजीशन या रिलेशन या अधिकार का भाव प्रकट होता है तो हैव का हैविंग नहीं बनता है। यानी आई एम हैविंग 2 कार्स, यानी मेरे पास 2 कार्स हैं, तो यह क्या है, अधिकार या रिलेशन या पोजीशन का जब भाव होता है तो यहाँ पर हैविंग नहीं बनता है। यानी ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारा ऐसे बनेगा आई एम हैविंग 2 कार्स, एम नहीं आएगा, आई हैव 2 कार्स, 2 कार्स, या हम इसको ऐसे बनाएं, क्योंकि इसका मतलब क्या निकल रहा है, आई एम हैविंग आई हैव 2 कार, यानी मेरे पास 2 कार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पोजीशन और अधिकार का बात करते हैं तो हम हैव का हैविंग नहीं करते हैं, यानी हैव का हैविंग नहीं बनता है। किंतु जब टेक का भाव आता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों टेक का भाव तो है नहीं कि मैंने 2 कार लिया, यहाँ पर 2 कार हैं की बात है। तो जब ये टेक की बात आती है, यानी जब टेक का भाव आता है तो टेक की जगह पर हैविंग बन जाता है। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है। तो क्या है, यहाँ जो हैव है, हैविंग है, ये टेकिंग के रूप में आया, टेक के रूप में आया है। और जब ये अधिकार की बात करता है तो हमको हैव की जगह पर हैविंग नहीं करना है। और एक बात और नोट कर लीजिए, टेक का हैव होता है और टेक्स, यानी जब उसकी फर्स्ट फॉर्म के रूप में जब उसको सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तो हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब टेकिंग, यानी जब हम इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम हैविंग ही करेंगे, ये नहीं कि हम इसको हैजिंग कर दें। हैजिंग नहीं होता है मित्र। और टुक जो है ये हमारी सेकंड फॉर्म है, लेकिन हैड हमारा क्या होता है, हैव हैज हमारा क्या है, प्रेजेंट का सिंगुलर या प्लूरल है। और पास्ट में हैड की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। हमने यहाँ तक समझ लिया होगा। और ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि हैविंग अधिकार के रूप में या पोजीशन के रूप में कभी भी यूज नहीं किया जाता है। ऐसा कभी कभी होता है कि इस तरह से वाक्य दे देगा आई एम हैविंग 2 कार्स, तो दोस्तों ये वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार की बात होती है। क्योंकि मेरे पास 2 कार हैं तो यहाँ पर हैव की मतलब हैविंग की जगह पर हैव होगा। और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूज है 6। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब, यानी प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया वो दोस्तों होती है जिसका सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके वो दूसरे से कार्य करवाता है, उसको हम कॉजेटिव कहते हैं। जैसे कॉजेटिव वर्ब यानी प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में टू हैव वर्ब का, यानी टू हैव वर्ब कौन सी होती हैं, हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और से कार्य करवाता है। ऐसे वाक्यों को हम कॉजेटिव या प्रेरणात्मक वाक्य क्रिया कहते हैं। यानी जो कार्य खुद ना करके दूसरे से कराए वो क्रिया हमारी क्या होगी, कॉजेटिव होगी। दोस्तों अगर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग, अगर इसके यूज का बात करें तो कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड जो बचते हैं शेष वर्ड, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, V1 का प्रयोग होता है। और दूसरे में हम दोस्तों क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस V3, यानी यहाँ V1 का प्रयोग होता है, यहाँ पर V3 का प्रयोग होता है और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स। तो होता क्या दोस्तों, ये तो हमारा हो गया प्रणनात्मक क्रिया। हैज हैव हैड हो गया हमारा प्रणनात्मक क्रिया। ये हमारा हो गया कार्य करने वाला, जिसको हम डूअर बोलते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस पे ये कार्य करेगा और जैसे इसमें भी देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कॉजेटिव वर्ब, ये हमारा हो गया कार्य करने वाला। और ऑब्जेक्ट हमारा ये क्या हो गया, इस पर कार्य होगा। इस पर कार्य होगा, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स हैं। यानी ये कार्य करने वाला है, इस पे कार्य होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट पे कार्य होगा। यहाँ पर कार्य करने वाला है, ये ऑब्जेक्ट कार्य करेगा, यानी ये करने वाला मतलब इसका कार्य ये करेगा। दोस्तों इसका दोस्तों हम समझते हैं, जानते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। चलो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दोनों स्ट्रक्चर को, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों हमने पीछे स्ट्रक्चर में जाना है कि सब्जेक्ट और प्लस कॉजेटिव वर्ब, यानी कॉजेटिव हैज हैव हैड, और ऑब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड्स, यानी और दूसरा हमने स्ट्रक्चर जाना है सब्जेक्ट हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ वर्ड्स। दोस्तों हमने इसमें देखा कि V1 का प्रयोग हुआ और यहीं पर देखा V3 का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों हम इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, जैसे कि अगर हिंदी वाक्य लें, मैंने आपसे एक पत्र लिखवाया था, यानी मैंने स्वयं तो पत्र लिखा नहीं, क्या किया, आपसे पत्र लिखवाया। तो दोस्तों इससे का मतलब होता है ये क्या कर रहा है, ये स्वयं पत्र ना लिख के बल्कि आपसे पत्र लिखवाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो V1 का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड यू राइट अ लेटर। दोस्तों आई हैड यू राइट अ लेटर, यानी मैंने आपसे एक पत्र लिखवाया। और यहीं पर जब होता है कि मैंने आपको एक पत्र लिखा है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको एक पत्र लिखा, यानी इसने लिखवाया नहीं, सब्जेक्ट ने स्वयं कार्य किया। और कार्य हुआ किस पे, ऑब्जेक्ट पर। और जब ऑब्जेक्ट पर कार्य होगा तो V3 का प्रयोग किया जाएगा। यानी दोस्तों आई हैव यू रिटन अ लेटर, यानी मैंने आपको एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो हम V1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पर कार्य होता है तब हम V3 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आई हैव यू रिटन अ लेटर, यानी मैंने एक पत्र लिखा, और जब पत्र लिखना है एक पत्र के ऊपर कार्य हुआ है, और यहाँ यू ने स्वयं कार्य किया है। तो जब स्वयं यू ने कार्य किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। और जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर कार्य हुआ है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लेटर के ऊपर कार्य हुआ तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए। ऐसे यह भी है, मैंने कल बाल कटवाया था, यानी बाल स्वयं से तो काटा नहीं, कटवाया था, यानी ऑब्जेक्ट पर कार्य हुआ। तो आई हैड माई हेयर कट यस्टरडे। दोस्तों हमने क्या जाना कि जब यू कार्य करता है, यानी यू कार्य करता है तो हम राइट मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो हम राइट का प्रयोग करते हैं।
लेकिन जब यहाँ आई स्वयं मतलब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तब हम V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों हमने समझ लिया होगा कि यहाँ U कार्य करता है तो V1 का प्रयोग, यानी U इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कार्य करता है तो V1 का प्रयोग। जब सब्जेक्ट कार्य करता है यानी सब्जेक्ट कार्य करता है तो कार्य होता किस पे है, ऑब्जेक्ट पे, और जब ऑब्जेक्ट पर कार्य होता है तो हम V3 का प्रयोग दोस्तों करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। और मैंने कल बाल कटवाया, आई हैड माई कट हेयर, यानी मैंने कल बाल कटवाया, यानी स्वयं से तो काटा नहीं लेकिन कटवाया, और काम किस पे हुआ, ऑब्जेक्ट पे जब काम होगा तो हम V3 का प्रयोग करेंगे। और अगर यहीं पर होता कि नाई से बाल कटवाया तो दोस्तों हमारा वाक्य क्या हो जाता, यानी ऑब्जेक्ट कार्य करता तो V1 का प्रयोग होता। हमने उम्मीद है कि दोस्तों हमने समझ लिया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लेंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है टू डू वर्ब। टू डू वर्ब, जैसे कि दोस्तों हमने ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले हमने टू बी वर्ब पढ़ा, उसके बाद हम टू हैव वर्ब जो कि आज हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो तीसरा बचेगा, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन प्रकार से जो होती हैं उसका तीसरा रूप है टू डू वर्ब। हम इसके दो रूप पढ़ चुके हैं, टू हैव वर्ब और टू बी वर्ब। दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो जाकर के पीछे से क्लासें देख लें, और अगर आप पीछे से देख के आओगे तो आपकी और हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी और आपको बेटर समझ में आएगा। उम्मीद है कि दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें, क्योंकि जिससे आपको आने वाले समय में आपको टाइमली कंटेंट मिलता रहे, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन रहे, और नोटिफिकेशन हमारी ऑन बेल आइकन के माध्यम से रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।